Hi everybody. So now we are going to discuss topic 5.5 to 5.8 in this segment. So इसमें से जो पहला जो topic है that is Fleming's right hand rule. Okay, that's the first topic that we are going to discuss. So इसके लिए हम अपना जो right hand है उसका thumb, forefinger and middle finger इसको स्ट्रेच करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखिए ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग टू अगर थंब मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन सी द कलर कोड्स। थंब अगर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, देन आपका जो स्ट्रेच्ड फोर फिंगर जो अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, देन आपका जो मिडिल फिंगर जो होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इंड्यूस्ड करंट। सो हमारा जो कंडक्टर जो होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन होंगे। ये देखिए ये ग्रीन कलर का जो डायरेक्शन में होगा। एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। इफ यू स्ट्रेच द थंब and the first two fingers, that is forefinger and the middle finger of our right hand in mutually perpendicular direction, and if the forefinger points in the direction of the magnetic field and thumb in the direction of motion of the conductor, then the middle finger points in the direction of induced current in the conductor. So that is Fleming's राइट हैंड रूल। ओके, अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 5.6 दैट इज मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स। हम फैराडेज लॉ में से हमने मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन हमने किया था और इसमें हम देखेंगे मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, इसके लिए आप देखिए वही पुरानी डायग्राम है आपका, सेम थिंग। देखिए ये आपका जो रेल है, यू शेप्ड रेल, पी क्यू इज द कंडक्टर, ठीक है। और ये देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ये लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। सो इधर थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने XYZ कोऑर्डिनेट्स मार्क किया हुआ है। ओके, और हम ऊपर से देख रहे हैं, दैट मींस Y कोऑर्डिनेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस। सो दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं ये प्लस x, देखिए इधर प्लस x, इधर माइनस x, ये देखिए इधर माइनस x, माइनस z, हियर कम्स माइनस z, प्लस z बोले तो इस डायरेक्शन में। ओके, अब आप देखिए जब आप इसको लेफ्ट की तरफ इसको जब मूव करेंगे इस कंडक्टर के अंदर, यानी कि जो PQ कंडक्टर के अंदर, दिस इज द सेम थिंग ओनली, PQ कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है that will be experiencing a magnetic force that is Fm is equal to Q into V cross B। और आप देख सकते हैं ये V का जो डायरेक्शन है that is along negative x axis डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड जो है that is away from V people, we are looking from the top, that is minus y axis का डायरेक्शन। सो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वो along प्लस z axis होगा। प्लस z axis बोले तो ये देखिए दिस इज द डायरेक्शन प्लस z axis, सो इधर भी प्लस z axis को दिखा रखा है। सो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे that will be experiencing a force along plus z direction and the negative charges will be experiencing a force along minus z direction। so जो negative charges होगा वो P के तरफ पाइल अप हो जाएंगे और जो positive charges होगा वो किस तरफ पाइल अप हो जाएंगे, Q के तरफ पाइल अप हो जाएंगे। Are you getting me? Okay, I repeat, negative charges होगा वो P के तरफ पाइल अप हो जाएगा और जो positive charges होगा वो Q के तरफ पाइल अप हो जाएंगे। Okay, as a result of that आप देख लीजिए Q के तरफ नेट पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे और P के तरफ नेट नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएगा। ओके, नेगेटिव चार्जेस जो है P में पाइल अप हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस Q में पाइल अप हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो होगा Fe दैट इज इक्वल टू Q इनटू E वेक्टर, बिकॉज एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ना, किस तरफ से, Q से लेकर के P की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और उसके वजह से जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा Fe दैट इज इक्वल टू Q इनटू E। सो अब देखिए जो Fe का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम Q टू P दैट इज अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, और जो Fm का जो डायरेक्शन था दैट वाज अलोंग प्लस z एक्सिस डायरेक्शन, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया। और सॉरी डायरेक्शन जो है फिलहाल इसका ऑपोजिट दिखा रहा है। नाउ जब इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो जाएंगे,
ओके, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, Fe और Fm का मैग्नीट्यूड होंगे सेम। फाइन, दैट मीन्स Fe जो है वो दैट इज Q इंटू E था, और Fm जो था दैट वाज Q इंटू V इंटू B। ये वाला एक्सप्रेशन में से जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ये Q कैंसिल हो जाएंगे, वी विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन एज कैपिटल E इज इक्वल टू V इंटू B। दिस इज स्मॉल लेटर v ओनली, V इंटू B। हमें पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर दैट इज PQ इज गिवन एज स्मॉल लेटर l, देन P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दैट हैज टू बी इक्वल टू E इंटू L, V हैज टू बी इक्वल टू E इंटू L। सो E का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज स्मॉल लेटर v इंटू कैपिटल B, so V into B multiplied by L will give the EMF, that is motional EMF. So finally we are getting the motional EMF as BLV. Okay, it is almost, it's approximately the same thing only जो हमने Faraday's law से भी derive किया था। And ये हो गया आपका induced EMF का value. Now if you want to get the value of induced current, that means capital I equal to E by R, where capital R is the resistance of the wire, that is PQ. So you'll get the final expression as BLV upon capital R. Okay. Now the next topic is 5.7, that is motional EMF and conservation of energy. Okay. So देखिए हमारा जो कंडक्टर है उसका लेंथ था PQ, है ना। इसमें से जो करंट जो पास हो रहे थे that was I and capital B was a magnetic field. All right. हमें पता है कि once we are having a current carrying wire moving in a magnetic field, it is supposed to experience a magnetic force. मुझे एक जब हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करेंगे, दैट विल बी एक्सपीरियंसिंग ए मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज I इंटू एल क्रॉस बी। और इधर आपको पता है कि L और B की प्रीवियस डायग्राम आप उठा के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। L और B, दैट मींस L जो है वो किस डायरेक्शन में है, आप देखिए L बोले तो जो L वाज along the direction plus Z, और जो B का जो डायरेक्शन है वो माइनस y में था। सो L क्रॉस B, L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री। So L cross B can be written as I into L cross B can be written as I into LB sin 90, that is I into L into B. Okay, now I का वैल्यू ये है, so इस रीजन की वजह से so I is equal to BLB लिख दिया आपने। Now जो मैग्नेटिक फोर्स जो होना चाहिए I का वैल्यू देखिए इधर हमें इस पे सब्स्टिट्यूट करना है। I का वैल्यू हमें पहले मिल चुका हूँ, that is BLB upon R, वो वैल्यू आपने इधर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। आप देख लीजिए इसका जो एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे दैट इज B इंटू B और L, देखो दो बार आ रहा है। सो वी आर गेटिंग द फाइनल एक्सप्रेशन एज B, दिस विल गिव इट एज B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V बाय R, है ना। ये देखिए नाउ जब आप चाहते हैं कि ये कंडक्टर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे, सो जो एक एक्सटर्नल एजेंट का हमें मदद चाहिए जो Fm के बराबर मैग्नीट्यूड अप्लाई करता है ना। सो जो F एक्सटर्नल का जो वैल्यू जो चाहिए वो किसका वैल्यू का बराबर चाहिए, Fm का वैल्यू का बराबर चाहिए। Fm का वैल्यू देखिए इस एक्सप्रेशन में से Fm का वैल्यू आना चाहिए, दो बार B है ना, सो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, है ना। सो दिस इज द फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट को अप्लाई करना होगा। नाउ जब आपका एक्सटर्नल एजेंट एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आपका जो वायर है दैट इज PQ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, then power delivered by the external agent होना चाहिए force due to the external agent multiplied by velocity v। so ये हो जाएगा आपका B square L square V by R, that is F external का वैल्यू हो गया multiplied by V। so फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएंगे F external equal to BLV square by R होंगे। ओके, नाउ हमारा जो कंडक्टर है उसमें से I एम्पियर करंट फ्लो हो ही रहा था, राइट। सो उसकी वजह से जो हीट डिसिपेशन ड्यू टू, यानी इसको जो हम कहते हैं जूल्स लॉस कहते हैं। ओके, सो जूल्स लॉस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, I स्क्वायर इंटू आर। I का वैल्यू हमारे पास पहले भी था, दैट इज BLV अपॉन R। सो ये हो गया आपका I स्क्वायर इंटू आर। वो एक्सप्रेशन में आपको क्या मिल रहा है, द सेम थिंग, P एक्सटर्नल का सेम वैल्यू P सफिक्स J भी आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट का जो एनर्जी लॉस है वही इधर जूल्स लॉस बन के आ रहा है। ओके, इसका मतलब ये हो गया जो एक्सटर्नल एजेंट ने जो पावर डिलीवर किया है वो, यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट ने पावर डिलीवर किया इन द सेंस एक्सटर्नल एजेंट ने जो एनर्जी खर्च किया है वो एनर्जी जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फाइन, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फाइनली
थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो हमें फाइनल एक्सप्रेशन इधर जो मिला था। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट जो डेवलप हो रहा है, इस पे किसी भी पॉइंट पे नहीं, कहीं भी इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं है। ओके, नाउ कम्स योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस सेशन, दैट इज टॉपिक नंबर 5.8, जो आपको इंड्यूस्ड चार्ज और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आपको पता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, फाइन। और आई का वैल्यू हमें पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर होना चाहिए, वेयर आई इज इंड्यूस्ड करंट। सो आई इज इक्वल टू, जो हमें जो करंट इंड्यूस्ड चार्ज का टर्म्स में अगर हम आई का वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हो, that is delta q by delta t. So equation number 1 and 2 both has got the common part on left hand sides, that means we can equate the right hand sides, that is E by R equal to delta q by delta t. जब आप इसको इक्वेट करोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू आप इसमें इक्वेट करोगे, इस एक्सप्रेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, that is delta phi upon delta t into capital R equal to delta q by delta t. delta t और delta t का वैल्यू कट जाएंगे, finally you will get delta q as delta phi upon capital R, that is delta phi stands for the net change in magnetic flux and capital R stands for the resistance. Thus जो इंड्यूस चार्ज, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ये कह रहे हैं इंड्यूस चार्ज जो है सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में डिपेंड करेंगे, इधर डेल्टा टी का टर्म कट हो गया, दैट मींस ये फ्लक्स चेंज का यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में डिपेंड नहीं करेगा, इट्स ओनली गोइंग टू डिपेंड अपॉन द चेंज इन फ्लक्स ओनली. I hope you got all the points. Thanks for your time.